हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। अपना अभी टॉपिक है इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, इसके लिए मैं पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, जो कि मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में भी पहले बताया था। उसी को मैं फिर से यहां पे बना रहा हूं। देखिए क्या चीज है ये। V1 जो है वो तो है V1 इज इक्वल टू AC अप्लाइड वोल्टेज। AC अप्लाइड वोल्टेज। I1 क्या है? I1 है हमारा इनपुट प्राइमरी करंट। R1 और X1 क्या है? R1 कॉमा X1 आर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये R2 और X2 हमारे क्या है? R2 और X2 क्या है? रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। I2 हमारी क्या है? सेकेंडरी करंट। I2 को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी करंट। E1 और E2 E1 and E2 are induced EMFs in प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। जो हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन, तो E1 और E2 क्या हो जाएंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। I2 हमारी क्या है? सेकेंडरी करंट। और V2 हमारा क्या है? टर्मिनल वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है ट्रांसफॉर्मर के इस बेसिक डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने सारी यहां पे लिख दी। प्लस यहां पे एक फाई मेरे से मिस हो गया, तो फाई में क्या बोलूंगा? फाई इज म्यूचुअल फ्लक्स जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इस वाली वाइंडिंग को, जो कि यहाँ पे इनपुट जहां पे हम दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जहां से आउटपुट को हमने कलेक्ट कर रखा है, आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हमने इनपुट वोल्टेज दिया V1, दैट इज AC वोल्टेज। इस AC वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होगी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और इस करंट की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या है, ये जो वाइंडिंग्स हैं दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, ये किसके ऊपर बाउंड कर रखी होती है? कोर के ऊपर। और कोर जो होती है ट्रांसफॉर्मर के केस में, हमारी कोर जो है वो CRGO से बनी हुई होती है। ये जो कोर है, मैंने क्या बताया आपको? दिस इज मेड अप बाय CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो ये जो कोर होती है, ये इस तरह से जो पार्ट हैं दोनों, कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग्स को लपेटा हुआ है। इस वाली वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, इस वाली वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। जब आगे हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो हम और डिटेल में जाएंगे कि वाइंडिंग्स को हम कैसे वाउंड करते हैं। पर अभी अगर मैं बेसिक बात करूं तो कोर के ऊपर हमने क्या कर रखा है? वाइंडिंग्स को वाउंड कर रखा है। तो ये इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैग। इसको हम क्या बोलते हैं? लैग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं योक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ये और सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो है वो योक कहलाता है। तो ये जो लैग्स पे हमने क्या कर रखा है? वाइंडिंग्स को वाउंड कर रखा है। तो अब देखिए क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज दिया V1, उसकी वजह से साइनसोइडल करंट आई। क्योंकि कोर और वाइंडिंग मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और जब ये फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करेगा, तो यहां पे पहले प्राइमरी में जो फ्लक्स आया, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब फ्लक्स इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
और फेराडेज ने क्या बोला था, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन एनी कॉइल और कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉइल और कंडक्टर, तो प्राइमरी वाइंडिंग में आपका इंड्यूस होगा ईएमएफ और उसको हमने बोला है E1। ये फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमने पहले बात की हुई है, φ1 किसके बराबर होता है, φ11 प्लस φ12। तो 1 तो क्या था, 1 का 1 से ही लिंक, वो तो क्या हुआ करता था, लीकेज फ्लक्स। 1 का जो 2 से लिंक होता था उसको हम बोलते थे लिंकेज फ्लक्स। तो उस लिंकेज फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी में और वो होगा E2। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी टॉपिक में, ये E1 और E2 की वैल्यूज क्या होंगी, क्या इनकी इक्वेशन होगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का n डी फाई बाय डी टी, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एज पर फेराडेज एंड लेंज लॉ। ये माइनस जो आता है वो किसकी वजह से आता है, लेंज लॉ की वजह से आता है। तो मैंने फ्लक्स को माना साइनोसॉइडल फ्लक्स, अगर मैंने बोला φ इज इक्वल टू φm sin ओमेगा टी है, लेट दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1 इन विच वी आर सेइंग दैट फ्लक्स φ इज इक्वल टू φm sin ऑफ ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन 1 है, मैंने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हमारी बेसिक इक्वेशन है, अगर मैंने उसमें इसको रखा, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, तो ये क्या बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी बाय डी टी ऑफ, ये क्या बनेगा, φm sin ओमेगा टी। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो E विल बी इक्वल टू माइनस एन ओमेगा φm cos ऑफ ओमेगा टी, और मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एन ओमेगा φm sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये जो है हमारा, ये आई अपनी इक्वेशन E की। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। तो देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कि फ्लक्स अगर φm sin ओमेगा टी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, n ओमेगा φm sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको मैं जो है या इसको ऐसे लिख दूंगा, E इज इक्वल टू em sin ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहां पे em की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फाई इंटू ओमेगा m। तो ये मेरी हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। अब मैं इसमें क्या बात कर रहा हूं, ERMS अगर मैं लिखूंगा इसमें, तो ERMS क्या होता है, EM बाय रूट 2। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि एसी वेवफॉर्म के लिए RMS वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, EM बाय रूट 2 के बराबर। और EM हमारे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या चीज है, n ओमेगा φm अपॉन रूट 2। इस ओमेगा को और मैंने सॉल्व किया तो ERMS मेरे पास क्या आ जाएगा, ERMS विल बी n इंटू 2 पाई f इंटू φm अपॉन रूट 2, और पाई की वैल्यू में 3.14 या 22/7 अगर इसको मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ERMS की वैल्यू आ जाएगी, ERMS विल बी 4.44 f n φm। तो ये जो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3 में इसको बोल रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज गिवन बाय ERMS इक्वल टू 4.44 f n इंटू φm, जहां पर कि f तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, और φm क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो इसको हम बोलते हैं EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हमने कैलकुलेट किया ERMS इक्वल टू 4.44 f n इंटू φm इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो अब अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अगर मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखिए E1 को मैं लिख दूंगा 4.44 f n1 इंटू φm। इसको मैं मान लेता हूं, एक बार फिर से इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अगर मैं E2 से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको लिख दूंगा 4.44 f n2 φm। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, जहां पे ये क्लियर है कि f क्या है, नंबर ऑफ f इज फ्रीक्वेंसी, n1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, और φm क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जब बात करूंगा तो केवल डिफरेंस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज गिवन एज n2। तो अगर मैं फ्लक्स φm, जैसा कि मुझे पता है φm किसके बराबर होता है, bm इंटू ai, जहां पे कि bm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर उसके लिए मैं E1 लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, 4.44 f ऐसे का ऐसा आ जाएगा n1, और φm की जगह मैं लिख दूंगा bm इंटू ai। तो इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1a। सिमिलरली अगर ये मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4.44 f n2, और यहाँ पे φm की जगह मैं लिख देता हूं bm इंटू
AI, इसको मैं लिख देता हूं सेकेंड A। तो ये तो क्या है कि मैक्सिमम फ्लक्स के उसमें था, मैक्सिमम फ्लक्स की टर्म्स में ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और ये AI क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ठीक, तो ये E1 और E2 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसके आगे फिर मैं, ये तो हो गई आपकी दोनों ही केसेस में क्या हो जाएंगी, EMF इक्वेशंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं, वोल्टेज टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो, या इसी का ही टर्न्स रेशियो को मैं जो है इसको वोल्टेज रेशियो भी हम बोलते हैं। तो वोल्टेज रेशियो या टर्न रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी इसी से निकल के आ जाएगा। ये इक्वेशन हमने लिखी है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पे लिख देता हूं E1 अपॉन N1 किसके बराबर आएगा, देखिए 4.44 F N1, 4.44 F 5M के बराबर। सिमिलरली E2 अपॉन N2 किसके बराबर आएगा, देखिए E2 अपॉन N2 भी किसके बराबर आएगा, 4.44 F इंटू 5M। तो इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूं तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दैट E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन N1, या मैं इसी को ही बोलता हूं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, जहां पर N2 अपॉन N1 को मैं क्या बोलता हूं, टर्न्स रेशियो फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो E2 अपॉन E1 मस्ट बी इक्वल टू N2 अपॉन N1, वेयर N2 अपॉन N1 इज द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए टर्न्स रेशियो हमने देखा E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसका क्या मतलब होता है कि अगर E2 ज्यादा है E1 से, यानी सेकेंडरी साइड पे इंड्यूस्ड EMF ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, यानी इस केस में क्या होगा, N2 विल बी ग्रेटर देन N1। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को तो हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर को, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और सिमिलरली अगर E2 कम है E1 से, इसका क्या मतलब हो जाएगा, N2 इज लेस देन N1, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी वो वोल्टेज को क्या कर देगा, सेकेंडरी साइड पे स्टेप डाउन कर देगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या हो जाएगा, जिसमें लॉसेस कुछ नहीं होंगे, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, यानी इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। तो इसी को अगर मैं लिखूंगा V1 अपॉन V2, तो V2 के साथ में क्या आ जाएगा, देखिए I2 अपॉन I1। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए V1 I1 इक्वल टू V2 I2, मतलब एफिशिएंसी इज 100%, लॉसेज आर 0। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है।